हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात भाई बताओ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की होती है शेयरिंग, उससे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है बॉन्ड उसको हम बोलते हैं जेम्स बॉन्ड। नहीं, क्या बोलते हैं उसको? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड है ना, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो भाई, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो भी दो टाइप से हो सकती है। वो हो सकती है दो डिफरेंट एटम्स के बीच में, और वो हो सकती है दो सिमिलर एटम्स के बीच में। सिमिलर एटम्स के बीच में, सिमिलर एटम कैसे हो जाएंगे? जैसे कि H2, ठीक है, ठीक, जैसे कि H2, जैसे Cl2, जैसे कि F2, है ना। अब इसमें क्या हो सकता है कि HF बना रहा हो, HCl बना रहा हो, है ना। ठीक, तो ऐसे अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में हो रही है तो वो भी हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड, और जो सिमिलर एटम के बीच में हो रही है तब भी बन सकता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब होता क्या है, देखो, अगर दो डिफरेंट एटम की अगर हम बात करते हैं, ठीक, अगर हम दो डिफरेंट एटम की बात करते हैं तो देखो इसमें डिफरेंस क्या क्या होगा। इनकी डिफरेंस होगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में, ठीक है, इनमें क्या होगा? डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर सिमिलर की बात करें, वो तो एटम, ये भी हाइड्रोजन ही है और ये भी हाइड्रोजन ही है, ठीक है, तो दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सिमिलर होगी। मतलब जितना ये खींचेगा इसका इलेक्ट्रॉन उतना ये खींचेगा इसका इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक, तो अब देखो, जब डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, मतलब कि हम एग्जांपल लेते हैं फिर से H और F का, है ना, हमने पिछली वीडियो में देखा था ये। H और F का एग्जांपल लेते हैं तो क्या होता है कि जो H है उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन जब इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ठीक, खींच लेता है मतलब पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं होता है, बस शेयर्ड पेयर को वो खींच लेता है। उसी को हमने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर नहीं देखा है पिछला वीडियो देखो, ठीक, उसको बोलते हैं हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसने क्या किया? इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, शेयर्ड पेयर को खींच लिया। अब इसके कारण आ जाता है इनके ऊपर, इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव। अब नेगेटिव ही क्यों आया, पॉजिटिव ही क्यों आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, मतलब इसने ऑलमोस्ट दे ही दिया ना, दे ही दिया, और इसने ऑलमोस्ट ले ही लिया। अगर ले लिया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और अगर दे दिया तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसके कारण इनके ऊपर हो जाता है चार्ज जनरेट। तो इन चार्ज जो जनरेट होता है इसके कारण इनके बीच में हो जाती है पोलैरिटी जनरेट, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं पोलर, मतलब ये हो जाते हैं फिर एकदम ही पोलर नेचर के, एकदम नहीं, ठीक है, ऑलमोस्ट पोलर नेचर के ये हो जाते हैं। समझ गए ये बात? ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं, ये जो बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है पोलर बॉन्ड। और ये किसकी बात हो रही है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, मतलब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब देखो यहां पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या इनके ऊपर चार्ज जनरेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब इनके ऊपर चार्ज जनरेट नहीं होगा तो इनको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। तो ये हो जाएंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हो जाएगा? ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ गए बात? देखो एक और एग्जांपल, HCl, ठीक है, और यहां पे N और ये N,
या फिर ले लो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, है ना। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है तो ये तो बने ही हुए हैं, ठीक, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे देखो क्लोरीन जितना नेगेटिव है ये वाला क्लोरीन भी होगा, अलग फैमिली से तो आया नहीं है वो, ठीक। तो क्या होगा, जितना ये खींचेगा इसका इलेक्ट्रॉन उतना ही ये खींचेगा इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके कारण इनके ऊपर चार्ज जनरेट ही नहीं होगा। चार्ज जनरेट नहीं होगा मतलब अगर चार्ज नहीं है किसी के ऊपर मतलब वो पोलर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर। और इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लोरीन नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो क्लोरीन क्या करेगा, ये जो शेयर पेयर थे, ये अपने साइड खींचेगा, क्या हो जाएगा, ये ऐसा दिखेगा कुछ, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो चार्ज तो जनरेट हुआ, पार्शियल हुआ तो, लेकिन हुआ तो ना, चार्ज जनरेट हुआ तो मतलब बॉन्ड में आ गए हैं कुछ चार्जेस, तो इसको क्या बोलोगे तुम, पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ गए ये बात, ठीक है। तो ये होता है हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और ये होता है हमारा नॉन पोलर। हमने एक ही में दोनों देख लिए, ठीक। चलो अब हम देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। देखो अब क्या है हमारा कि अरेंज द बॉन्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमें इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर के ऊपर हमें बताना है, ठीक है, इनको अरेंज करना है। तो देखो हमें पहले तो आयोनिक कैरेक्टर, एक चीज और देख लेते हैं, एक होता है आयोनिक कैरेक्टर, एक होता है कोवेलेंट, ठीक है। हम ये बोलते हैं कभी कभी कि जो आयोनिक बॉन्ड है उसके अंदर थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे जनरेट होता है, पोलराइजेशन से। अब पोलराइजेशन क्या होता है, जब भी देखो क्या होता है, जब भी कैटायन प्लस एनायन रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जो कैटायन है अगर एनायन का जो शेप है वो कर देता है डिस्टॉर्ट, मतलब क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है किसी की वजह से, उसका डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तब जनरेट होता है पोलराइजेशन, ठीक है, तब जनरेट होता है पोलराइजेशन। और इसके कारण इसमें जनरेट हो जाता है क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये याद रखना एक चीज कि जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा होगा कोवेलेंट नेचर उस कंपाउंड का, और उतना ही कम होगा आयनिक नेचर, समझ गए बात। तो तुम्हें एक चीज क्या दिख रही है, देखो कोवेलेंट नेचर जो है वो आयनिक कैरेक्टर से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो चलो ये याद रखना, ये समझ गए ना। चलो देखो अब हम आते हैं किस पे, अपने क्वेश्चन पे। हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। देखो पहला है हमारा LIF। देखो ये किससे बना है, एक तो तुम्हें सीधे सीधे दिख रहा है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, एक कैटायन है और एक एनायन है। ये हो जाएगा क्या तुम्हारा, सबसे स्ट्रॉन्ग है ना ये, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आयोनिक, ये हो जाएगा आयोनिक कंपाउंड, तो सबसे ज्यादा आयोनिक हो जाएगा तुम्हारा LIF, ठीक। उसके बाद देखो तुम्हारा क्या दिख रहा है तुम्हें, K2O, ये टूटने पे क्या देगा, 2K प्लस O2 माइनस, ये क्या देगा तुम्हारा Li प्लस F माइनस, तुम्हें कैटायन सीधे सीधे दिख रहे हैं। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, देखो देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है N2, ये क्या है, दो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो ये क्या है तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो जिसमें इसमें आयनिक कैरेक्टर होगा एकदम ही कम होगा ना, ठीक है। तो N2 आएगा तुम्हारा लास्ट में, पहले लिख लो, N2 हो जाएगा तुम्हारा लास्ट में। अब उसके बाद देखो SO2, ठीक है, इसमें ये क्या है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ये भी अपना करता है, ठीक, ये बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, इसके बाद आएगा तुम्हारा SO2। अब बचा क्या तुम्हारा, अब बचा तुम्हारा ClF3, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसमें है लेकिन कम है, समझ गए। फ्लोरीन जो है
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके कारण एक और चीज बता रहा हूं कि बाकी के जितने भी मेटल है या नॉन मेटल है वो ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो वो फ्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है ना कि हाँ भाई दबदबा है। चलो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अरे ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आयनिक नेचर का ऑर्डर, मतलब कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, सबसे पहले NiF का, फिर K2O का, फिर ClF3 का, फिर SO2 का, फिर सबसे पहले N2 का, फिर उसके बाद होगा तुम्हारा N2 का। समझ गए बात? चलो ठीक, अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड एज शोन बिलो इज करेक्ट बट सम ऑफ द बॉन्ड आर शोन इनकरेक्टली। ठीक, राइट द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर फॉर एसिटिक एसिड। हमें लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, हम तो बना भी सकते हैं, लेकिन हमें दिया हुआ है तो हम अब सीधे सीधे देख के बताएंगे कि क्या गलत है या क्या नहीं है। ठीक है, तुम्हें दिया क्या है, देखो तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला। चलो देखो अब इसमें है क्या, हमें पता है एक चीज तो थोड़ा थोड़ा सा याद कर लेते हैं। एक्सेप्शन क्या थे हमारे लुईस का, कि हाइड्रोजन करता है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट, बाकी के करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट, है ना, ये करता है ड्यूप्लेट और बाकी के करते हैं अपने ऑक्टेट कंप्लीट, है ना। चलो अब ठीक है, देखते हैं हाइड्रोजन यहां पे देखो क्या कर रहा है भाई, 1 2 3 4, तो इसका ड्यूप्लेट नहीं, ये तो 4 प्लेट कर रहा है, ये तो होता नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा ये तो गलत है, ये गलत है। अब बाकी के देख लेते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 यहां पे कितने हैं, ये तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक, अब यहां पे तो हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है, यहां पर भी ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है। अब हम कार्बन, ये वाला कार्बन देखते हैं, ये वाला कार्बन देखो क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन ये 10 इलेक्ट्रॉन कर रहा है। देखो अब हम इसकी बात करते हैं, ये वाले कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है अपना। अब ये वाला देखो 1 2 3 4 5 6 ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो अब तुम्हें सबसे पहले तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट कराओ। इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट कैसे कराएंगे, देखो ये तुम्हें क्या दिया है, कार्बन, ठीक, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। पोजीशन चेंज नहीं करना, हम न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड किससे जोड़ा है, ये ऑक्सीजन से जोड़ा है, ये हाइड्रोजन से जोड़ा है, ये हाइड्रोजन से जोड़ा है और ये भी हाइड्रोजन से जोड़ा है ना। अब देखो यहां पे हो गया इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, यहां पर इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं बस। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड लगा दूं, यहां का डबल बॉन्ड हटा के मैं यहां पर कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये वाले कार्बन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला कार्बन भी क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, वो हमने इधर दे दिए, मतलब ये जहां पे डबल बॉन्ड लगा था हमने यहां पे दे दिया। अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या अब ये वाले कार्बन को इन 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अच्छे से देखो, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, इसका ऑक्टेट हो रहा है कंप्लीट, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखो ये वाला ऑक्सीजन का देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो क्यों ना ये 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दें, तो इसका हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, तो हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 और ये वाला ऑक्टेट इसका कंप्लीट। अब देखो क्या ये स्ट्रक्चर सही है या नहीं है, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से बना लेते हैं। देखो देखो अब ये हाइड्रोजन का हो रहा है ड्यूप्लेट कंप्लीट, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन डन। क्या ये हाइड्रोजन का हो रहा है ड्यूप्लेट कंप्लीट, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 हो रहा है। अब बात करते हैं इस कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी हो रहा है ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, मैं लिख रहा हूं डी, यहां पे लिख रहा हूं डी, यहां पे भी लिख रहा हूं डी, यहां पे लिख रहा हूं ओ, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट ड्यूप्लेट कंप्लीट, ठीक है, ऐसे शो कर रहे हैं। अब यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, यहां पर क्या हो रहा है तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट, किसका, ऑक्सीजन का। अब यहां पे देखो कार्बन का हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ इसका भी हो रहा है ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी डन, ये भी डन, ठीक। अब ये देखो ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हें ऊपर दिख ही रहे हैं, उसके बाद 2 बॉन्ड बने हुए मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा तुम्हारा ये वाला भी ऑक्टेट कंप्लीट और ये ड्यूप्लेट हो रहा है कंप्लीट, तो ये हो जाएगा इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर, मतलब लुईस स्ट्रक्चर इसका, ये एसिटिक एसिड का ये होगा, ना कि ये होगा।
सबसे पहले ही तुम्हारी नजर जानी चाहिए थी हाइड्रोजन पर, क्योंकि हाइड्रोजन करता है ड्यूप्लेट कंप्लीट। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 21 बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री another possible geometry for methane is square planar with the 4 electron at the corner of the square and C atom, ठीक है, and the C carbon atom at its center। मतलब ये बोल क्या रहा है, देखो पहले देख लेते हैं हम कि ये स्क्वायर CH4 जो है, ठीक है, टेट्राहेड्रल को छोड़ के क्यों नहीं वो स्क्वायर प्लेनर बना लेता। क्या बोल रहा है कि कार्बन एटम जिसमें होगा एकदम सेंटर पे और कॉर्नर पे तुम्हारे प्रेजेंट हो क्या, हाइड्रोजन एटम्स, ऐसा हाइड्रोजन एटम्स, यहां पे तुम्हारे क्या हो, एकदम हाइड्रोजन एटम्स ऐसे प्रेजेंट हो। ठीक, चलो और क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई CH4 इज नॉट स्क्वायर प्लेनर। सबसे पहली बात, अगर तुमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर sp2d अगर हाइब्रिडाइजेशन है तब बनता है तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर, है ना। और टेट्राहेड्रल के लिए क्या चाहिए रहता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और CH4 में देखो, अगर मैं बात करूं ग्राउंड स्टेट कार्बन का अगर मैं बात करूं ग्राउंड स्टेट, तो क्या होता है, उसका 1s2 पूरा भरा होता है, उसके बाद क्या होता है 2s2, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे 2। यहां पर ऐसे ऐसे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसमें से एक्साइटिंग स्टेट में वो क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है इधर, यहां पे जंप कर जाता है ये, ठीक है, तो क्या बनता है तुम्हारा, सीधे वैलेंस शेल लिख रहा हूं ऐसा 1 2, ठीक है। और ये बात किसकी चल रही है अभी, ये देखो, ये है तुम्हारा 2s2 और ये है तुम्हारा 2p2। यहां पर क्या हो गया तुम्हारा, ये वाला जो है ये एक्साइट हो गया है, ठीक है, यहां पे क्या है तुम्हारा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर इधर आ गया, ये देखो यहां से आ गया इधर, ठीक है। इसके कारण क्या हो पा रहा है कि ये जो एक s और 3 p मिलके क्या बना रहे हैं, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, क्या होता है इंटरमिक्सिंग होती है और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होती है, मिक्सिंग होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, यही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, एक s और 3 p हो जाएंगे मिक्स, जिसके कारण बनेगी तुम्हारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये समझ गए, उसके कारण बनेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अब यहां पे देखो स्क्वायर प्लेनर के लिए चाहिए तुम्हें d। अब तुम d कहां से लेके आ जाओगे, जब इसके पास शेल ही है दो शेल, मतलब क्या, s और p, ठीक है, थर्ड शेल तो है ही नहीं, थर्ड शेल नहीं है तो d कहां से लेके आ जाओगे, सबसे पहला चीज तो ये हो गया। अब देखो टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है तुम्हारा, एक h इधर होगा, एक C, यहां पर एक H होगा, यहां पर एक H होगा, यहां पे एक H होगा, ठीक है, ये होता है तुम्हारा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का जो एंगल है वो कितना होता है, 109.28 मिनट्स, लेकिन स्क्वायर प्लेनर का कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री में क्या होगा, अगर तुम 4 हाइड्रोजन को लगा दोगे तो 90 डिग्री में उनके बीच में होगा रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, समझ गए। जब वो रिपल्शन होगा जिसके कारण जो स्क्वायर प्लेनर है, मीथेन का स्क्वायर प्लेनर है, वो नहीं हो पाएगा स्टेबल, वो स्टेबल ही नहीं होगा तो भाई अगर वो टेट्राहेड्रल में खुश है तो वहीं पे रहने दो ना, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में डालना क्यों है जब वो स्टेबल ही नहीं हो पा रहा है वहां पे। इसी के कारण कुछ रीजंस के कारण, पहला तो डी ऑर्बिटल भाई है ही नहीं, और डी ऑर्बिटल होता भी तो यहां से वो यहीं तक जा पाता, ठीक है। चलो तो पहला कारण तो ये, दूसरा रिपल्शन, समझ गए बात। इसके कारण क्या है, जो तुम उसको टेट्राहेड्रल में ही रखते हो, प्लेनर में नहीं रखते हो, स्क्वायर प्लेनर में नहीं रखते हो, sp3d sp2d नहीं है ना, समझ गए। चलो ठीक है, देखो अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई BeH2 मॉलिक्यूल हैज अ जीरो डायपोल मूवमेंट। ठीक, ये तुम्हें पता होना चाहिए और ये तुम्हें दिख भी रहा है सीधा सीधा, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं हम अभी क्या है कि ऑल्दो द BeH बॉन्ड आर पोलर, ठीक, अब ये जीरो डायपोल मूवमेंट शो क्यों कर रहा है। ठीक, सबसे पहले तुमने पढ़ा हुआ है, अपने अपन ने पिछले वीडियो में देख के आए थे कि जो डायपोल मूवमेंट है वो दो चीज पे डिपेंड करता है ना, दो चीज पे वो डिपेंड करता है। पहला क्या था, अगर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, डायएटॉमिक अगर कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो पहला क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा पॉलीएटॉमिक में क्या था
कि वो किस पे डिपेंड करता था, सम पे डिपेंड करता था डायपोल मूवमेंट। देखो डायपोल मूवमेंट डिपेंड करता था, डायपोल प्रोपोर्शनल था पॉलीएटॉमिक में, किस पर प्रोपोर्शनल था, वेक्टर सम ऑफ दी बॉन्ड डायपोल के वेक्टर सम के पर डिपेंड करता था तुम्हारा कौन, डायपोल मूवमेंट, है ना। अब बॉन्ड डायपोल क्या होता है वो हमने पिछले में देखा था। चलो देखो अब क्या दिया है तुम्हें, मॉलिक्यूल दिया है BE, एक H इधर होगा, एक H इधर होगा, है ना। इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तुम्हारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या है तुम्हारा, ये तो मेटल है ना। अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, हाइड्रोजन खींचेगा क्योंकि नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा। अब ये प्लस क्यों आया भाई, टेल, ये उसको बोलते हैं टेल, यहां पर भी एक आएगा ऐसा, तो जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, ठीक, जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, तो नेट डायपोल क्या हो जाएगा इसका, नेट डायपोल क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। जितना ये खींच रहा है लेफ्ट हैंड साइड उतना ही खींचेगा राइट हैंड साइड, जिसके कारण क्या रहेगा, अगर वही होते ना, अगर तुमने टग ऑफ वार देखा होगा, उसमें क्या होता है कि जितना अगर दूसरी टीम खींच रही है और उतने ही पावर से तीसरी टीम मतलब सामने वाली टीम खींच रही है, तो क्या होता है कि जो रस्सी है वो वहीं रहेगी, समझ रहे, ना वो उधर जाएगी ना वो उधर जाएगी, समझ गए। तो सेम ऐसा ही है कि ये जो है जितना ये खींच रहा है उतना ये खींच रहा है, जिसके कारण मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा है, और मूवमेंट ही नहीं हो रहा है तो नेट डायपोल क्या आएगा तुम्हारा, 0 आएगा, समझ गए। चलो तो ये होता है इसका रीजन, और वो डिपेंडेंट वाला तुम लोग जरा देख लेना एक बार कि किस पे डिपेंड करता है वो, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो अब क्या कह रहा है कि विच आउट ऑफ अमोनिया तुम्हें दिया है NH3, ठीक है, और NF3 हैज अ हायर डायपोल मूवमेंट एंड वाई, ठीक, क्यों भाई इनमें से, मतलब NH3 का अगर डायपोल मूवमेंट ज्यादा है किससे, NH3 से, तो क्यों है, या फिर NF3 का अगर ज्यादा है NH3 से तो क्यों है, हमें एक्सप्लेन करना है सबसे पहले तो यही। अब चलो ठीक है देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं हम अमोनिया का, मतलब NH3 का। नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, सबको पता है नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो बना दो सबसे पहले लोन पेयर। उसके बाद हाइड्रोजन को तुम कर दो पोजीशन, ठीक है, हाइड्रोजन को हमने उसकी पोजीशन दे दी। अब देखो यहां पर NF3 का हम बाद में देखते हैं। सुनो अब होगा क्या, डायपोल मूवमेंट होता क्या है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे डोनेट करते हैं, जो टेल रहती है वो क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, ठीक है, और हैरो क्या बताता है कि यहां पर आ रहा है, समझ गए बात, ठीक है। देखो यहां से क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव तक, मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेम यहां सर जाएगा यहां पे, ठीक है, और यहां से जाएगा यहां पर, इस हाइड्रोजन से जाएगा नाइट्रोजन पर, ठीक। चलो ये तो हमने देख लिया, और हमें पता है लोन पेयर क्या करेगा, हाँ भाई हमें भी इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन वो भी लेगा, इसके कारण जो नेट डायपोल है वो कहां पे गया, नेट डायपोल गया तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। नेट डायरेक्शन मतलब उसी मैग्नीट्यूड पे जा रहा है तुम्हारा डायपोल, नेट डायपोल, जहां पर लोन पेयर भी खींचे जा रहा है, समझ रहे हो ना, ठीक है, टुवर्ड्स दी मैग्नीट्यूड जा रहा है ना, डायपोल इधर ही जा रहा है, समझ गए। चलो अब हम बात करते हैं NF3 की। देखो NF3 डायपोल क्या रहेगा, लोन पेयर तो रहेगा ही भाई, नाइट्रो कोई आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ठीक है, यहां पर होगा फ्लोरीन। अब देखो यहां पर थे तुम्हारे हाइड्रोजन भैया, यहां पर है तुम्हारे फ्लोरीन भैया, ठीक है। जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अब क्या होगा, अभी तक तो नाइट्रोजन थे डॉन, क्योंकि वो हाइड्रोजन से खींच रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, अब फ्लोरीन से खींचा जाएगा, फ्लोरीन से खींचेगा कौन, नाइट्रोजन खींचेगा, है ना, ऐसा ही होगा, नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, नाइट्रोजन से, ठीक है। तो बस सारे फ्लोरीन खींचेंगे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से, जिसके कारण अभी सिर्फ फ्लोरीन जब तक खींच रहा है तो नेट डायपोल क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो तुम्हारा डायपोल अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, लोन पेयर तो कहेगा कि हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, अब देखो ये डायपोल जो है वो ऊपर भी जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक, जिसके कारण अब होगा क्या
कि ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो डायपोल है ऑलमोस्ट 2-4 कुछ के बीच में आएगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि जो नेट डायपोल है ऑलमोस्ट तुम्हारा 0 ही होगा, ठीक है, 0 से 1 के बीच में ही होगा। समझ गए बात? बहुत कम डायपोल होगा, लेकिन किससे कम होगा? अमोनिया से। अमोनिया का नेट डायपोल कहां पे जा रहा है भाई? बिल्कुल मतलब क्या कर रहा है, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर भी खींच रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट डायपोल तुम्हारा पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है किसको? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना। यहां पे देखो, यहां पे एक जा रहा है नेगेटिव साइड, मतलब डाउनवर्ड साइड, एक जा रहा है तुम्हारा अपवर्ड साइड, ठीक है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, थोड़ा सा तो कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, थोड़े से तो वो कर रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल, जिसके कारण ही तुम्हारा डायपोल NF3 का क्या होगा? NF3 का तुम्हारा NH3 का क्या होगा? तुम्हारा NH3 का होगा ज्यादा और NF3 का होगा कम। समझ गए आंसर? क्या हुआ? लोन पेयर को कोई मैटर नहीं करता तुम कितने इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो कितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो, उससे तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है। वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, कोई भी जोड़ा हो। वो उसने इलेक्ट्रॉन खींचा, फ्लोरीन भी कहेगा कि हम भी ईगो में हैं, हम भी खींचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? वो उधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, मिल कुछ नहीं रहा, थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, बस डायपोल मिलेगा तुम्हें। ऑलमोस्ट 0 बोला है, पूरा 0 नहीं होता, ठीक है, तुम्हें थोड़ा बहुत डायपोल मिलेगा। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? लोन पेयर बोल रहा है मैं तो इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, ठीक है, मैं तो इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, मुझे दे दो, मैं इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहते हैं ठीक है, एक काम करो, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। तो ये कहता है कि मेरा भी इलेक्ट्रॉन लेते जाओ, ये भी कहता है मेरा भी इलेक्ट्रॉन ले जाओ, ये भी कहता है ले जाओ। जिसके कारण क्या हो रहा है, ये तो चाह ही रहा है खींचना और ये खींचते ही जा रहा है, खींचते जा रहा है। तो डायपोल मूवमेंट किसके साइड जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, मतलब ये सपोर्ट कर रहा है ना, ठीक। इसी के कारण डायपोल मूवमेंट आएगा तुम्हारा ज्यादा। समझ गए बात? इसी के कारण इस मैग्नीट्यूड तुम्हारा इसी मैग्नीट्यूड में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो जाएगा तुम्हारा ज्यादा। समझ गए ना आंसर? चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो अब दूसरा देखते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मेन बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ sp sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमें इनका डिस्क्राइब करना है। तो ठीक है, हमें इसका शेप डिस्क्राइब करना है, हम करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। मान लो कोई ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तुम्हारा 1s प्रेजेंट है ये, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है 1s हो गया, ये तुम्हारा है 2s, ये है तुम्हारा 2s, और यहां पर तुम्हारे प्रेजेंट है p। क्या होता है यहां पर ये जंप करता है, ठीक, हमें सबको पता है, ठीक। तो क्या होता है यहां पर ये हो जाता है एक्साइटिंग स्टेट में, ये होता है ना कि इलेक्ट्रॉन कर जाता है जंप। अब होता क्या है, इन सब ने बोला था कि क्या होता है जब ये ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जब ये हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं, अनहाइब्रिड होते हैं, ठीक है, तो इन सब की होती है एनर्जी डिफरेंट, एनर्जी डिफरेंट, ठीक, एनर्जी डिफरेंट। लेकिन अब क्या होता है जब हम इनको इंटरमिक्स कर दें, ठीक है, अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या कर दें, इंटरमिक्स कर दें, ठीक है, तब इंटरमिक्स करते हैं, तब वो बनाते हैं कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सिमिलर होती है। समझ गए ये बात? ठीक है, चलो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लो हमने लिया ये, ठीक है, हम लेते हैं ये इसका एग्जांपल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहां पे जाएगा, यहां पर ये जाएगा एक्साइट होके, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये वाला जंप कर गया इधर, तो इसने ये ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक। अब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो क्या होगा, ये सारे के सारे हो गए मिक्स, मतलब ये S और ये 3p है, P3 है, तो ये हो गए मिक्स, ठीक है। अभी तक इनकी एनर्जी क्या थी, इसकी एनर्जी थी S, ये थे Px Py Pz, हमने पढ़ा है ये Px है, Py है और Pz है, इन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इनकी एनर्जी क्या होती है, अलग अलग, लेकिन जब इंटरमिक्स होंगे ये, ठीक है, जब ये इंटरमिक्स होंगे तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा एक ही ऑर्बिटल, ऐसा, ठीक है, ऐसे ही ऑर्बिटल बन जाएगा एक, जिसके कारण क्या होगा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे अब sp3 क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ये sp3 मतलब इनकी एनर्जी क्या हो गई, अब सिमिलर हो गई, ठीक है। तो यही होता है अगर हम ऑर्बिटल्स को
अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो वो बनाते हैं कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक चीज और, जितने ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। समझ गए? अगर दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो तुम्हें जो मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, वो भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ही मिलेंगे और उनकी एनर्जी अब होगी सिमिलर। अगर दो की डिफरेंट थी, लेकिन बनने के बाद क्या होगा, वो सिमिलर एनर्जी बनाएगा। समझ गए बात? ठीक है, सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल बनेंगे। सुनो, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। उसमें क्या है कि sp2 मतलब अगर एक s का 1s, ठीक है, 2s है मान लो ये, प्लस, ठीक है, और ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है, एक p के साथ x, है ना, ये हो गया px प्लस ये हो गया py और ये हो गया तुम्हारा pz, है ना। अब क्या हो, मान लो एक s ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है एक p के साथ, ठीक है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, ठीक है, और इसके रिजल्टेंट में बनता क्या है तुम्हारा, ये बनता है कुछ ऐसे, ठीक है, और ये शेप क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो तुम्हें दिख रहा है 180 डिग्री, और 180 डिग्री किसका होता है एंगल, ज्यादातर लीनियर्स का, और ये शेप हो जाएगा तुम्हारा लीनियर शेप, ठीक है। एस परसेंटेज कितना है इसमें, एस परसेंटेज कितना है इसमें, 50%, ठीक है, 50% तुम्हारा क्या है, एस परसेंटेज, ठीक। चलो, ये होता है तुम्हारा एसपी होता है ये। अब देखो दूसरा देखते हैं हम। अब क्या करना है, अब मान लो तुम्हारा एक एस और दो पी, 1s और 2p ऑर्बिटल होते हैं क्या, इंटरमिक्स साथ में, तब क्या बनता है, तब बनता है तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और उसका शेप क्या होता है, शेप देखो उसका ऐसा बनता है, ये एक, ठीक है, ये और ये बनता है उसका एक शेप, ठीक है, ऐसा कुछ शेप बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका जो नेम है वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। शेप क्या होता है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसका एंगल कितना होता है, एंगल कितना होता है इसका 120 डिग्री, कितना एंगल होता है इसका 120 डिग्री। समझ गए बात? चलो देखो, अब क्या हो, अगर एक s और 3p आपस में मिक्स हो जाए, मतलब 1s प्लस 3p आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो क्या बनता है, वो तुम्हारा बनता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखो, जब क्या होगा, एक s, ठीक है, और p आपस में हो जाते हैं क्या, हाइब्रिडाइज, तो ये बनता है तुम्हारा टेट्राहेड्रल शेप। ये क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। सुनो, अब 3D में बनता है, अब 3D तो बना के नहीं बता सकते, ठीक है, प्लेन पे तो सिर्फ 2D ही चल सकता है, ठीक है, तो ये क्या होता है तुम्हारा टेट्राहेड्रल शेप। अब इसका एंगल कितना होता है, 109.5 मिनट्स, ठीक है, 109.5 डिग्री, ये होता है तुम्हारा इसका एंगल। समझ गए बात? ठीक है, समझ गए ये। तो ये कुछ होते हैं। पहला का एंगल क्या था, लीनियर, शेप क्या था, लीनियर शेप, ठीक, लीनियर शेप, एंगल 180 डिग्री। ये कौन सा है, एसपी, ठीक, sp2, ठीक है। शेप क्या था इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल कितना था 120 डिग्री। थर्ड आता है sp3, इसमें क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, एंगल कितना है इसका 109.5 मिनट्स, ठीक है, ये इसका एंगल है। अब ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि s परसेंटेज इन सब में कितना कितना है, तो बताओ, कैलकुलेट करो जरा, देखो क्या आएगा, sp है ना, तो 50%, 50% होगा तुम्हारा s, ठीक है, और 50% होगा तुम्हारा p, यही होगा, ठीक है। अब sp2 है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 33% होगा तुम्हारा s, ठीक है, बाकी का कितना परसेंट होगा, वो होगा तुम्हारा p, 67% होगा तुम्हारा p। देखो अब बचा तुम्हारा sp3 कितना होगा,
sp3 होगा तुम्हारा 25% होगा s और 75% होगा तुम्हारा p कैरेक्टर। अब मैं तुमसे पूछूं कि कितने कितने ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं, तो देखो sp में एक s, ठीक है, किसके साथ कंबाइन हुआ है, एक p के साथ, एक s कंबाइन हुआ है एक p के साथ। अब इसमें कितना हुआ sp2 में, एक s, ठीक है, प्लस कितने p हैं, 2p। अब देखो sp3 में कितना हुआ, एक s प्लस 3p, है ना। ये थी तुम्हारी पूरी की पूरी समरी, ठीक, ये थी तुम्हारी पूरी की पूरी समरी। समझ गए क्वेश्चन? चलो ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, अगर चेंज है किसी हाइब्रिडाइजेशन में ऑफ एल्यूमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अगर एल्यूमिनियम एटम में कुछ चेंज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में तो हमें वो बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले तो देख लो एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, ठीक है, और क्या होगा इसका 1s2, ठीक है, 1s2 तो होगा ही होगा, सीधे सीधे लिखते हैं अब हम 1s2 2s2 और क्या होगा तुम्हारे 2p6 तो हो गई। उसके बाद होगा तुम्हारा 3s2 तो ये होगा 3s2 और 3p1, है ना, यही होगा ना। अब देखो क्या होगा, जब ये तो ग्राउंड स्टेट में, अब जब एक्साइटिंग स्टेट में क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इधर इस वाले ऑर्बिटल में, सेकंड वाले में, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक बॉन्ड फ्री और यहां पे हो जाएंगे 2 बॉन्ड, ठीक है। अब देखो जब ये क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो एक क्लोरीन ने ये ऑक्यूपाई किया, एक क्लोरीन ने ये, एक क्लोरीन ने ये, तो ये बना है तुम्हारा AlCl3। समझ गए बात? मतलब जब एक S और 2 P ऑक्यूपाई हुए हैं, मतलब sp2, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब हुआ है तो तुम्हारा कौन सा बना है, AlCl3 बना है, ठीक है। चलो आप तक तो समझ गए। अब देखो यहां पर यही हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया था और आ गया था वो इस वाले ब्लॉक के अंदर, तब बना था तुम्हारा AlCl3। अब लेकिन AlCl3 ने भी एक इलेक्ट्रोक्लोरीन को ले लिया है, अब वो कहां बैठाएगा, और बनाया है उसने क्या है, AlCl4-, ठीक है, तो मतलब वो कहां पे आके बिठाया होगा उसने, देखो यहां पर तो क्लोरीन ऑलरेडी कब्जा कर चुके थे, अब बचा उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल जो कि है pz, 3pz, वहां पर आकर क्या करता है, क्लोरीन जो है वो आकर बैठ जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा क्लोरीन आके बैठ गया, उसका तो कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, तो ये मैं जो डबल शो करा है ये पूरा का पूरा क्लोरीन जो है वो आकर बैठ गया है, ठीक है। अब अगर बैठ गया है तो सोचो इन्वॉल्वमेंट कितनी हो गई, ये देखो इन्वॉल्वमेंट कितनी हो गई, एक S और 3p, एक S और 3p, तो कितने हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3, और क्या हो गया, एक S था 3p के साथ मिल गया, बनाया क्या इसने, sp3। तो जो अगर अब तुमसे पूछे कोई कि AlCl3 में एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी, sp2, और अगर कुछ तुमसे एडवांस ही क्वेश्चन पूछ ले कि AlCl3 में S परसेंटेज कितना है, तो क्या बोलोगे तुम, 33%, ठीक है, और अगर तुम्हें S पता है तुम P निकाल ही लोगे, ठीक। उसके बाद अब क्या हुआ है, अब अगर वो बोले कि नहीं मैंने AlCl3 की जो रिएक्शन है ना वो मैंने क्लोरीन से करा दी थी, ठीक है, तो एक काम कर, जो प्रोडक्ट बनेगा तू उसका S परसेंटेज बता दे और उसका हाइब्रिडाइजेशन बता दे। तो देखो जो क्लोरीन आया वो सीधे वैकेंट ऑर्बिटल में आके बैठ गया, वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा था, pz, 3pz, तो ये क्या हो जाएगा, sp3। अब अगर उसने तुमसे पूछा है कि बताओ परसेंटेज कितना होगा, तो क्या बोलोगे तुम, 25%, किसका, S परसेंटेज, मतलब S ऑर्बिटल का परसेंटेज कितना है, 25%। समझ गए आंसर, समझ गए, पूरा का पूरा क्लोरीन आयन आधर आके बैठ गया, क्योंकि ये उसको खाली दिख रहा था, तो उसने कहा क्यों नहीं, अपॉर्चुनिटी है तो चले गए हम। समझ गए, तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन। आंसर हाइब्रिडाइजेशन में इफ एनी, हाँ है, क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज है, और वो क्या है तुम्हारी sp2 से sp3। चलो ये क्वेश्चन हमारा डन।
अब हम देखते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन हमारा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारा, इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, लो वैसे क्वेश्चन आ गया, बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या रिएक्शन होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया है कि नहीं आया है, हमें वो बताना है। तो चलो हम देख लेते हैं एक बार, क्या है BF3 मतलब बोरॉन फ्लोराइड दिया है तुम्हें, ठीक है। चलो देखो बना क्या, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है। तो सीधे हम वैलेंसी लिखें इसकी, 1s2 तो भरा ही होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा 2s2 2p1, ये सीधा उसका वैलेंस शेल। अब ये ग्राउंड स्टेट में कैसे प्रेजेंट होगा, ये होगा पेयर्ड और ये होगा क्या वैकेंट, दो वैकेंट होंगे। अब ये है ग्राउंड स्टेट, लेकिन एक्साइटिंग स्टेट में क्या होगा भाई, ये वाला जंप कर जाएगा इधर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये वाला जंप किया, इसने 2 ऑर्बिटल को भर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। फ्लोरीन आयन आया, फ्लोरीन इधर आके बैठ गए, फ्लोरीन इधर आके बैठ गए। तो ये बताओ अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, अभी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, मतलब रिएक्शन होने के पहले हाइब्रिडाइजेशन थी sp2, है ना। चलो एक और देख लेते हैं अब अमोनिया की क्या है तुम्हारी। देखो अब हम बात करते हैं अमोनिया की, नाइट्रोजन मतलब 7 मतलब 1s2 2s2 2s2 से चालू करते हैं, क्या होगा इसका 2s2, कितने 4 की तो हो गई, अब बचा तुम्हारा 1 2 3, है ना, 3 ये हो गए। क्या होगा अब, क्या होगा अब, उसे तो सीधा सीधा दिख रहा है, फ्लोरीन इधर आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी तुम्हारी, 3 p के ऑर्बिटल है sp3, इसकी क्या होगी sp3, क्या होगी इसकी sp3, है ना। अब देखो रिएक्शन हुई कैसे, कैसे हो गई, जब स्टेबल थे सब, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन हो गई, देखो अब हुआ क्या होगा, बोरॉन जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं F3B, ठीक है, जो है प्लस अमोनिया के पास होता है लोन पेयर, तो मैं उसको पहले ही ऐसे लिख रहा हूं अमोनिया, ठीक है। अब होगा क्या, इसके पास तो क्या, ये तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, तो क्या करता है, ये जो अमोनिया है अपना लोन पेयर दे देता है बोरॉन को, ठीक है। और हमें पता है उसके पास क्या है, एक वैकेंट है, ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रेजेंट था, ये वाला तो पूरा वैकेंट है। तो यहां पर आकर वो लोन पेयर बैठ जाता है, वो लोन पेयर बैठ जाता है, और यहां पर एक बॉन्ड फ्री है ही ना, ये बोरॉन का लिखा है मैंने, है ना। तो ये बॉन्ड आके बैठ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है F3B। और अगर कोई लोन पेयर शेयर कर रहा है, लोन पेयर शेयर कर रहा है, तो हम उस बॉन्ड को कैसे शो करते हैं, एरो से, और उस बॉन्ड को बोलते क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वो बन जाता है तुम्हारा NH3, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं एडक्ट, इसको हम बोलते हैं एडक्ट, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, ये जो लोन पेयर था बोरॉन को दे दिया गया, बोरॉन को दे दिया। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन में कुछ चेंज आई क्या, देखो तुम, यहां पर एक S था, 2 P थे, कब, जब हम रिएक्शन पहले की बात कर रहे थे, रिएक्शन होने के पहले की बात कर रहे थे, तो कितना हाइब्रिडाइजेशन था sp2। अब देखो क्या बनेगा, जब जब ये बाइंड होंगे क्या होगा, sp3 हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा, एक S और 3 P हो गए। अब लोन पेयर को भी तो जोड़ो, एक S 3 P हो गए, 1s प्लस 3P, तो ये क्या हो गया तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और अमोनिया का क्या है, अमोनिया का भी sp3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, जब ये बनेगा कंपाउंड, इस कंपाउंड का होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए ये बात, समझ गए, क्लियर एकदम, ठीक। सुनो, तो चेंज किस में आया, बोरॉन के में, sp2 टू sp3, क्यों आया, क्योंकि लोन पेयर दे दिया गया। अब जबरदस्ती दिया, कैसे दिया वो नहीं पता, लेकिन दे दिया गया, ठीक है। और ये बॉन्ड हमारा बन गया। अगर मैं इसको दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा, पहले नॉर्मल प्रेजेंट होगा, ऐसे फ्लोरीन ब्रोमीन, और ये यहां पे ये फ्लोरीन, है ना, ऐसे प्रेजेंट होगा। मतलब पहले क्या होगा, ट्रायगोनल, पहले क्या होगा तुम्हारा ट्रायगोनल प्लेनर, sp2 याद आ रहा है। अब क्या होगा sp3, मतलब क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल, है ना, ये हो गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल। तो बस चेंज आया बोरॉन में, हमने देख लिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे इधर पे खत्म हो गया। तो क्वेश्चन तो खत्म हो ही गया, और हमारा यहां तक का सफर, मतलब
मतलब वीडियो तक का सफर भाई, ठीक है। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया है और हम आने वाले वीडियो में ट्राई करेंगे कि ये वाला पूरा चैप्टर ही खत्म कर दें, लेकिन हम वो वाला नहीं करेंगे किसको, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हमने खींचा था ना बहुत लंबा लंबा, ठीक, वैसे ट्राई नहीं करेंगे हम बहुत जल्दी जल्दी। ये तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं और तुम्हें पता है अब कि जो वाटर है वो बेंट क्यों होता है, बेंट स्ट्रक्चर उसका होता क्यों है, ठीक है। चलो ठीक, तब तक के लिए अभी तक तो बाय, और मैं मिलूंगा आने वाली वीडियो में। और ये बात हमेशा याद रखना, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।